आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट के कुछ टॉपिक्स। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फार्माकोपिया डिस्क्रिप्शन एंड सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। ये दो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपको जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे नोट्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है फार्माकोपिया डिस्क्रिप्शन। तो फार्माकोपिया जो है इसके अंदर 3 मेन सेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। पहला आता है जनरल नोटिस, दूसरा आता है मोनोग्राफ ऑफ ऑफिशियल ड्रग्स, तीसरा आता है अपेंडिक्स। जनरल नोटिस के अंदर क्या आता है, इसके अंदर यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है फार्मास्यूटिकल प्रोग्रेस की। एंड इसके अंदर जो भी चेंजेस लास्ट एडिशन से अभी वाले एडिशन के अंदर जो भी चेंजेस किए गए हैं वो सब जनरल नोटिस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मोनोग्राफ ऑफ द ऑफिशियल ड्रग। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड की जाती है। मोनोग्राफ का नॉर्मली मतलब होता है कि रिटन स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट, इसे मोनोग्राफ कहा जाता है। तो मेडिसिनल सब्सटेंसेस जो भी यूज़ होते हैं क्योर के लिए एंड प्रिवेंशन के लिए डिजीज़ के, उन सब चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। मेडिसिनल सब्सटेंसेस के बारे में जो कुछ भी मोनोग्राफ के अंदर आता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है टाइटल आता है। सबसे पहले मोनोग्राफ का टाइटल जो होता है वो इंग्लिश या फिर फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर होता है। दूसरा आता है सिनोनिम, मतलब जिस भी सब्सटेंस की हम बात करें उसका कॉमन नेम क्या है वो इसके अंदर लिखा आता है। थर्ड आता है केमिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट। तो जिस भी सब्सटेंस की हम बात करें उसका केमिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। नेक्स्ट आता है केमिकल नेम। IUPAC के अकॉर्डिंग उस मेडिसिनल सब्सटेंस का क्या नाम है वो यहाँ पर लिखा जाता है। नेक्स्ट आती है कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब उस मेडिसिनल सब्सटेंस का फार्मेसी के अंदर क्या यूज़ है वो यहाँ पर लिखा आता है। नेक्स्ट आता है डोज। तो उसका डोज जो है वो एडल्ट के लिए क्या होगा वो यहाँ पर लिखा जाता है। एंड जो बच्चे होते हैं और बूढ़े लोग जो होते हैं उनके लिए एक फॉर्मूला होता है जो एडल्ट डोज के हिसाब से जो है उनका डोज कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है एडल्ट के लिए क्या डोज चाहिए होगा उस मेडिसिनल सब्सटेंस का ये लिखा होता है। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होती है उसके जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कि वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, या फिर उसका कलर क्या है या कोई कलर नहीं है। ये सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो है इसका कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर जो मेडिसिनल सब्सटेंस है वो 1 ग्राम जो है वो 1 ml सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है तो मतलब वो वेरी सॉल्युबल है। अगर वो 1 ग्राम 1 to 10 ml सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है तो वो फ्रीली सॉल्युबल है। अगर 1 ग्राम 10 to 30 ml सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है तो वो सॉल्युबल है। अगर 1 ग्राम 30 to 100 ml सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है तो मतलब वो स्पैरिंगली सॉल्युबल है। इसी तरीके से अगर 1 ग्राम 100 से 1000 ml सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है तो स्लाइटली सॉल्युबल है। और अगर 1 ग्राम 1000 से 10,000 ml सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है तो वो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है। देन अगर 1 ग्राम मोर देन 10,000 ml सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है तो मतलब वो जो है वो इनसॉल्युबल है। ये सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये उसके अंदर दिया होता है। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड्स। तो IP जो है वो प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ जो है उसके बेसिस पर कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइडेड होते हैं हर एक ड्रग के, तो वो वहाँ पर लिखा होता है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है स्पेसिफिक या फिर नॉन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो होते हैं सब्सटेंस के लिए वो यहाँ पर लिखे होते हैं। नेक्स्ट आता है ऐसे। ऐसे के अंदर क्या होता है कि जो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन होता है इंग्रेडिएंट का वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आती है स्टोरेज कंडीशंस। तो स्टोरेज कंडीशंस की उसे किस एनवायरनमेंट के अंदर किस टेम्परेचर प्रेशर इन सब चीज़ों पर स्टोर किया जा सकता है ये चीज़ें इसके अंदर लिखी होती हैं। नेक्स्ट आता है लेबलिंग। लेबलिंग स्टेटमेंट जो है वो कंटेनर के ऊपर लगी हुई होती है जो कि एक सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होता है जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो लेबलिंग के बारे में भी इसके अंदर लिखा होता है। मोनोग्राफ ऑफ ऑफिशियल ड्रग के अंदर ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के अंदर जो है अलग अलग अपेंडिक्स इन्वॉल्व होते हैं। उन अपेंडिक्स के अंदर कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि अपेंडिक्स 1 जो है इसके अंदर एपरेटस जो भी हमें चाहिए होते हैं अलग अलग फार्मास्यूटिकल टेस्ट एंड ऐसे के लिए वो इसके अंदर आते हैं। अपेंडिक्स 2 के अंदर बायोलॉजिकल टेस्ट एंड डिटर्मिनेशन आते हैं। अपेंडिक्स 3 के अंदर केमिकल टेस्ट एंड ऐसे आते हैं। अपेंडिक्स 4 के अंदर क्रोमेटोग्राफी आती है जैसे कि HPLC हो गई, TLC हो गई एक्सेट्रा। देन अपेंडिक्स 5 के अंदर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आती है।
जैसे कि इंफ्रारेड होता है, यूवी होता है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट अपेंडिक्स 6 के अंदर क्लैरिटी एंड कलर ऑफ सोल्यूशन के बारे में लिखा होता है। अपेंडिक्स 7 के अंदर डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन टेस्ट जो होते हैं टैबलेट एंड कैप्सूल के लिए, उनके बारे में इसके अंदर लिखा होता है। देन अपेंडिक्स 8 के अंदर फिजिकल टेस्ट एंड डिटर्मिनेशन के बारे में लिखा होता है कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, पीएच वैल्यू, लॉस ऑन ड्राइंग, लॉस ऑन इग्निशन डेंसिटी, इन सब चीज़ों को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, ये सब इसके अंदर लिखा होता है। देन अपेंडिक्स 9 के अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट एंड ऐसे आते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे आते हैं एंटीबायोटिक्स के, माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट आते हैं, टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी, ये सब चीज़ें जो है अपेंडिक्स 9 के अंदर आती हैं। देन अपेंडिक्स 10 के अंदर आते हैं लिमिट टेस्ट कुछ पर्टिकुलेट मैटर के लिए। देन अपेंडिक्स 11 में आते हैं दूसरे टेस्ट एंड डिटर्मिनेशन, कंटेनर एंड रबर क्लोजर्स, इन सब के बारे में जो है इसके अंदर आता है। देन अपेंडिक्स 12 के अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन आती है कि किस तरीके से ग्लासवेयर को क्लीन किया जाता है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वाटर फॉर फार्मास्यूटिकल यूज़ किस तरीके से होता है, स्टेरिलाइजेशन, इन सब के बारे में जो है अपेंडिक्स 12 में लिखा होता है। देन अपेंडिक्स 13 के अंदर रीएजेंट एंड सोल्यूशन के बारे में लिखा होता है कि जनरल रीएजेंट क्या होता है, बफर सोल्यूशन क्या होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है। देन अपेंडिक्स 14 के अंदर रेफरेंस सब्सटेंसेस के बारे में लिखा होता है। देन अपेंडिक्स 15 के अंदर टेबल बना होता है जिसमें नेम, सिंबल एंड एटॉमिक वेट जो है एलिमेंट्स के वो इंक्लूड किए जाते हैं। सो ये हो गए सारे अपेंडिक्स। तो इस तरीके से जो है फार्माकोपिया का डिस्क्रिप्शन होता है। नो नेक्स्ट आती है इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटी होती क्या? इम्प्योरिटी ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि ओरिजिनल ड्रग के साथ में एग्जिस्ट कर रहा है, जो कोई यूज़फुल भी नहीं है वहाँ पर, तो उस सब्सटेंस को जो है इम्प्योरिटी कहा जाता है। केमिकल प्योरिटी क्या होती है? जब कोई फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट नहीं है उस मेडिसिनल सब्सटेंस के अंदर, तो हम उस सब्सटेंस को केमिकली प्योर कह सकते हैं। नो सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या हो सकते हैं फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के अंदर? तो जब एक कंपाउंड के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है, तो उसे हम इम्प्योर कहते हैं। जो ओरिजिन होता है इम्प्योरिटीज़ का, वो अलग अलग सोर्सेज से हो सकता है, एंड जो अलग अलग सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो पहला जो इम्प्योरिटी का सोर्स है वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जो स्टार्टिंग हमने मटेरियल लिया है उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट हुई, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी सही बन ही नहीं सकता, इसका कोई चांस ही नहीं है। तो इस वजह से रॉ मटेरियल जो है उसका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो हम बिल्कुल प्योर जो है उसे लें। जैसे कि इसका एग्जांपल है लेड एंड हैवी मेटल्स जो हैं वो इम्प्योरिटी के रूप में मिलते हैं बहुत सारे सल्फाइड ओर्स के अंदर। तो ये जो है इस तरीके से हमें ध्यान रखना होता है कि हाँ कोई भी इम्प्योरिटी ना रहे रॉ मटेरियल के अंदर। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी आता है रीएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जो रीएजेंट को यूज़ किया जाता है, अगर उसे ढंग से वॉश नहीं किया गया है यूज़ करने के बाद में, तो इसकी वजह से भी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो जब मैन्युफैक्चर हम करते हैं तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो बनता है, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो भी इम्प्योरिटी की तरह काम कर सकता है। जैसे पोटेशियम आयोडाइड जो है ये प्रिपेयर होता है जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन के बीच में इंटरेक्शन होती है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब जो मैन्युफैक्चर करते टाइम जो पूरा प्रोसेस था उसके अंदर कुछ गलती हो जाए तो उसकी वजह से भी इम्प्योरिटी जो है वो फाइनल सब्सटेंस के अंदर आ सकती है। जैसे कि मिक्सिंग करते टाइम कुछ गलती कर दी, या फिर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, या फिर प्रेशर, पीएच या टेम्परेचर को ढंग से मेंटेन नहीं किया, तो ये सब जो है ये दिक्कतें आ सकती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी हो सकती है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी रिएक्शन के टाइम, तो अगर उसी के अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी तो हमारी रिएक्शन जो है वो सही से कंप्लीट हो ही नहीं सकती। अब सॉल्वेंट के अंदर वाटर जो है वो सबसे सस्ता सॉल्वेंट होता है, एंड इसे कॉमनली यूज़ किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए। अब जो वाटर है ये भी 3 टाइप का हो सकता है, टैप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर एंड डीमिनरलाइज्ड और स्टरीलाइज्ड वाटर। टैप वाटर जो होता है इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ये सब इम्प्योरिटी के रूप में प्रेजेंट होते हैं, एंड इस वजह से टैप वाटर जो है ये अच्छा नहीं है सॉल्वेंट के रूप में। नेक्स्ट आता है डिस्टिल वाटर। ये सारी की सारी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ से फ्री होता है, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं होती, इस वजह से डिस्टिल वाटर को मेनली सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, बट ये जो है ये थोड़ा कॉस्टली होता है, तो इस वजह से दिक्कत आती है। नेक्स्ट आता है डीमिनरलाइज्ड वाटर और स्टेरिलाइज्ड वाटर। इसे जो है इसे बहुत ही लंबे प्रोसेस के द्वारा जो है प्रिपेयर किया जाता है, एंड इसके अंदर भी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं, इनके टैप वाटर से तो अच्छा सॉल्वेंट होता है।
नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी है वो है डिफेक्ट इन स्टोरेज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट को अगर ढंग से स्टोर नहीं किया गया तो इससे भी जब हम किसी भी ड्रग को फाइनली यूज़ करेंगे तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। तो कुछ फार्मास्यूटिकल केमिकल्स जो होते हैं वो किसी चीज़ के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं, तो इस वजह से हमें फाइनल प्रोडक्ट को सही जगह पर स्टोर करना चाहिए जहाँ पर उसके अंदर कोई भी रिएक्शन ना हो और वो आराम से वहाँ पर स्टोर्ड रह सके। सो यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। आज हमने डिस्कस किया फार्माकोपिया डिस्क्रिप्शन के बारे में एंड सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। तो अगर आपको इस वीडियो में जो भी समझाया गया उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।